हाय एवरीवन, सी हरविंदर सिंह दिस साइड। आज हम अपनी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो एडवांस रूलिंग, जिसके एग्ज़ाम में जो बेटीज़ होती है अप्रॉक्स 4 मार्क्स की होती है, जो आईसीआई का एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है और काफ़ी आसान टॉपिक है और जिसको हम छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें इसके फुल मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवांस रूलिंग। सबसे पहले हम एडवांस रूलिंग का मतलब समझते हैं और इस एडवांस रूलिंग की ज़रूरत क्या होती है। एडवांस रूलिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई डिसीजन को एडवांस में ले लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उसे एडवांस रूलिंग बोलते हैं। अब सर ये एडवांस रूलिंग किस लिए लेते हैं? क्योंकि देखो अपना जो इनकम टैक्स लॉ है ना, कभी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी कभी कभी एसएससी को ना समझ में नहीं आता कि हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका बाद में टैक्स लायबिलिटी क्या होगी और उसके अदर कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। इसलिए एसएससी चाहता है कि उसको पहले से ही अवेयर करा दिया जाए कि उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी। इसलिए एसएससी उसके लिए एडवांस रूलिंग ले लेता है गवर्नमेंट से। तो एडवांस रूलिंग का मतलब समझा कि एडवांस रूलिंग होता क्या है और इसे कौन देता है। इसको बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग देता है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो होता है, एक बोर्ड होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है और जिसमें 2 मेंबर होते हैं और जिनकी जो रैंक होती है उनकी रैंक नॉट बिलो द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लेवल से नीचे नहीं होते हैं, उसके बराबर या उससे ऊपर होते हैं। और इसमें एक और आता है कि अगर जैसे हमने कोई रूलिंग ले रखी है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जो बोर्ड बना था उसके बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट थे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो बोर्ड बना था उस वो हमारी एडवांस रूलिंग जिस बोर्ड ने दी है वो सही नहीं बना था, तो वो हमारी एडवांस रूलिंग वॉइड हो जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा। उस हम ये नहीं मतलब अपना ये प्ली नहीं दे सकते कि जो एडवांस रूलिंग जिस बोर्ड ने दी है वो बोर्ड सही तरीके से कंस्टिट्यूट नहीं किया गया था। अब हम एडवांस रूलिंग के लिए जा कौन कौन सकता है? तो एडवांस रूलिंग के लिए ना 5 लोगों को डिफाइन किया गया है, जो 5 लोग एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। सबसे पहले कौन जा सकता है? एक एनआर एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है। एक नॉन रेजिडेंट चाहता है कि जो उसने या तो ट्रांजैक्शन कर लिया है या वो करने वाला है, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए वो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा कौन जा सकता है? एक एनआर भी जा सकता है, एक नॉन रेजिडेंट भी जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। एक रेजिडेंट ऐसी है जो एक नॉन रेजिडेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उस नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए वो एक एडवांस रूलिंग में जा सकता है। या तो वो ट्रांजैक्शन कर चुका है या ट्रांजैक्शन वो करने वाला है एक एनआर के साथ, तो उसके लिए वो एडवांस रूलिंग में जा सकता है। और इसके बाद कौन जा सकता है? एक रेजिडेंट भी जा सकता है। रेजिडेंट कब जाएगा? रेजिडेंट एडवांस रूलिंग में अपनी टैक्स लायबिलिटी जानना चाहता है तो वो एडवांस रूलिंग के अप्लाई करेगा, लेकिन जो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करेगा उस वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 100 करोड़ और उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी भी अपने टोटल इनकम को जानने के लिए एडवांस रूलिंग में जा सकता है, लेकिन उसका जो केस पेंडिंग होना चाहिए वो इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केस पेंडिंग होना चाहिए। जितने भी सारे जिसमें भी डिटर्मिनेशन हो रहा है, चाहे वो टैक्स लायबिलिटी हो और चाहे वो टोटल इनकम हो, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट स्पेसिफाई होने चाहिए उसकी एप्लीकेशन में। एक और पर्सन है जो 5वें नंबर पे है, एक रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वो गवर्नमेंट से जानना चाहता है कि जो वो अरेंजमेंट कर रहा है वो ऐसा तो नहीं कि वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, उस पर गार अप्लाई होता है। तो उस चीज़ के लिए वो जानने के लिए भी एडवांस रूलिंग में जा सकता है। अब एडवांस रूलिंग में जाएंगे तो उसके लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये तो हमने देख लिया यहाँ पे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब वो अप्लाई करेंगे उसके लिए एक एप्लीकेशन फ़ी भी होगी। तो उसकी फ़ी कितनी होगी? तो देखो, एक रेजिडेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, या जो 5वें नंबर पे आ रहा था ये वाले बंदे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, अगर ये 2 बंदे जा रहे हैं एडवांस रूलिंग के लिए तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 10,000। बाकी जो अदर होंगे उनके लिए एक अलग से स्लैब बना रखा है। अगर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू अप टू 100 करोड़ है तो उसके लिए 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ बट अप टू 300 करोड़ है तो उसके लिए 5 लाख की फ़ी देनी पड़ेगी। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी एवब 300 करोड़ से ज़्यादा की है तो उसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 10 लाख रुपीज़ की है। अब इसके अगर जैसे हमने अप्लाई कर दिया फ़ीस के साथ, हमने एप्लीकेशन दे दी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो
एडवांस जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग होगा वो एक उसकी जो कॉपी होगी वो प्रिंसिपल कमिश्नर को भेजेगी, और उनसे अगर कोई उसको रिक्वायरमेंट है, कोई डॉक्यूमेंटेशन मंगानी है, तो वो उससे रिकॉर्ड्स भी मंगा सकती है। ये सब उसने रिकॉर्ड भी मंगा लिए, उसने एप्लीकेशन दे दी। अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को रख रहा है तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है और अलाउ भी कर सकता है। और इसमें एक और दे रखा है ऑप्शन कि अगर एसएससी चाहता है कि उसको एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो वो उसको 30 डेज़ का टाइम होता है एप्लीकेशन विड्रॉ करने का, कि वो फ्रॉम जब उसने एप्लीकेशन फाइल किया उसके 30 डेज से वो एप्लीकेशन को वापस ले सकता है। अब एक और आता है, केसेस वेयर एप्लीकेशन शैल नॉट बी अलाउड, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एप्लीकेशन आपको अलाउ ही नहीं होगा, अगर अलाउ आपने अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले केस आता है, अगर कोई एसएससी का केस पेंडिंग है आईटी अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल में, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे दो केसेस हैं जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। एक केस में जैसे एक रेजिडेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अगर उसका केस आईटी अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल्स के पास पेंडिंग है तो उसका केस उसके वो अप्लाई कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। दूसरा केस आता है, अगर कोई आपने एप्लीकेशन की उसमें आपने फेयर मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन कर रखा है तो आपकी सीधी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो उसका एप्लीकेशन को जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है वो नहीं लेगा। थर्ड केस आता है, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन कर रखा है जिसमें आप उसको लगता है कि आपने अवॉइडेंस टैक्स अवॉइडेंस करना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन को सीधा सीधा बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्ट कर देगा। लेकिन एक कैसा आता है जिसमें आपने यहाँ पर पढ़ा था सबसे पहले, ये वाला केस, कि अगर कोई बंदा कंफ्यूज है, उसको जानना है कि जो अरेंजमेंट वो करने जा रहा है वो ऐसा नहीं इम्परमिशबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, तो उस केस में वो एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट नहीं होगी। वही हमारे थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रखा है। लेकिन अगर कोई बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अगर कोई एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो वो ऐसा से नहीं कि डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा। वो सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देगा एप्लीकेशन के लिए, उसकी बातें सुनेगा, फिर उसके बाद वो उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा, और उस रिजेक्ट एप्लीकेशन को करेगा तो उसकी एक ऑर्डर की कॉपी एसएससी को देगा और पीसीआईटी और सीआईटी को भी भेजेगा। फिर अब ये पढ़ेंगे टाइम लिमिट क्या होती है। एडवांस रूलिंग ऐसा तो एप्लीकेशन कर दी तो कोई टाइम लिमिट भी तो होगी ना, कि कब तक उसका एडवांस रूलिंग देनी है, कि ऐसा नहीं कि उसने दे दिया फिर गवर्नमेंट करेंगे, नहीं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने टाइम एक लाइन एक स्पेसिफाई कर रखी है। तो जो टाइमलाइन स्पेसिफिकेशन है वो इस तरह है कि अपनी उसको टाइमलाइन उसको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन उसको अपनी एडवांस रूलिंग देनी पड़ेगी। और एडवांस रूलिंग जब देगा तो एक कॉपी उसकी एप्लीकेंट को और एक कॉपी उसको सीआईटी पीसीआईटी को भी भेजेगा। अब कुछ केसों में ना आपकी जो एडवांस रूलिंग होगी ना वॉइड हो जाएगी। अब वॉइड कब होगी, जब बोर्ड को लगेगा कि जो एडवांस रूलिंग ली गई है एसएससी उसने रिप्रेजेंटेशन मतलब फ्रॉड करके जो एडवांस रूलिंग दे रखी है वो फ्रॉड करके ली है, तो उसमें जो एडवांस रूलिंग होगी ना वो वॉइड हो जाएगी और उस पर ऐसे माना जाएगा कि उसने कभी भी एडवांस रूलिंग ली ही नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करेगा और उस एडवांस रूलिंग को वॉइड कर दिया जाएगा। फिर आता है बोर्ड के पावर। बोर्ड के पावर क्या क्या होता है, देखो इसको पावर को याद करने के लिए एक मेमोरी टेक्निक होती है जो काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं, जिसे बोलते हैं डाइस। ठीक है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ये उसके पावर होते हैं। डिस्कवरी इंस्पेक्शन कर सकती है, किसी को अटेंडेंट एनी पर्सन किसी को बुला सकती है पूछताछ के लिए, किसी को वारंट इश्यू कर सकती है, ठीक है, और किसी से भी वो रिकॉर्ड मंगा सकती है। तो इस तरह करना है, D फॉर डिस्कवरी इंस्पेक्शन, I फॉर इंसुइंग कमीशन, C फॉर कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और E फॉर इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट जो हमारा आता है कि अपील अगेंस्ट बार, कि हम बार के अगर हमें जो बार का ऑर्डर आया है और एसएससी को पसंद नहीं आया, एग्रीड है, उससे दुखी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए एक टाइम लिमिट दे रखी है कि वो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, 60 दिन के अंदर जब से उसको ऑर्डर रिसीव हुआ वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और सेकंड आता है कि अगर वो 60 दिन में नहीं गया,
अगर वो 60 दिन में नहीं गया और हाई कोर्ट को लगता है कि उसके पास सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीजन है कि एप्लीकेशन ना प्रेजेंट करने के लिए, तो हाई कोर्ट उसको 30 डेज़ की टाइम लिमिट और देता है, जिससे वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर अपनी जो अपील है जो हाई कोर्ट के पास ले जा सके। तो अब इसमें मैं बताऊंगा, ये तो हमने सारी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, देखो एक तो आपको अब कौन कौन एप्लीकेंट हो सकता है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है कि एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है। तो एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, एक नॉन रेजिडेंट जाता है अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कराने के लिए, एक रेजिडेंट जाता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, तीसरा आता है एक रेजिडेंट जा सकता है लेकिन उसमें जो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी। चौथा होता है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जा सकती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स टोटल इनकम, ठीक है। और एक एनी पर्सन वेदर इट इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जा सकता है कि हमारे जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं ऐसा तो नहीं उस पर गार अप्लाई होता है। तो ये 5% ये आपको इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फ़ी पे भी आ सकता है, फ़ी पे आपका MCQ का पार्ट बन सकता है, एक अच्छा MCQ यहाँ से बनेगा अगर उसने पूछा। तो एक ये टॉपिक हो गया जहाँ पे आपको रखना है। और एक 30 डेज़ का भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि कितने दिन में विड्रॉल कर सकता है, तो 30 डेज़ को याद रखना है। उसके बाद एक और इसमें ये और लास्ट वाले कि आप अपील के लिए कब जा सकते हैं अगेंस्ट एडवांस रूलिंग, अगर आप एग्रीव्ड हैं उसके ऑर्डर से तो कब कब जा सकते हैं। तो होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और ये मैंने सारी कॉन्सेप्ट रिवाइज की है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएं कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो अब हम आगे भी और अच्छे वीडियो लेके आने वाले हैं और अदर टॉपिक से, तो आप बने रहिए इस रिवीजन सीरीज़ के साथ। थैंक यू ऑल।